नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी टैरिफ यानी कि जो आयात शुल्क है उस नीति में बार बार फ्लक्चुएशन देखने को मिला, जिसकी वजह से भारतीय निर्यातकों के सामने बड़ी अनिश्चितता खड़ी हो गई है। कभी टैरिफ 26% हुआ तो कभी 10%। अगस्त में तो टैरिफ 50% तक पहुंच गया था, फिर कुछ हटाया गया और अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुल्क फिर से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि MFN स्तर पर है, करीबन 30% पर आ गया है। लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लागू करने की घोषणा भी कर दी है। जी हां, सही सुना आपने, घोषणा की है। तो आइए इस पूरे मामले को बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूं, जिसमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार टैरिफ होता क्या है। जी हां, टैरिफ वो टैक्स है जो कोई देश दूसरे देश के आने वाले सामान पर लगाता है। इंडिया भी लगाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत से अमेरिका में 100 रुपए का सामान भेजा गया है और अमेरिका उस पर 10% टैरिफ लगा देता है, तो वो सामान वहां पर 110 रुपए में पहुंचेगा और इससे ये सामान महंगा हो जाएगा या फिर निर्यातक को अपना मुनाफा कम करना पड़ेगा। यानी कि टैरिफ सीधे व्यापार को प्रभावित करता है, आयात शुल्क सीधे प्रभावित करता है। अब आते हैं MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन पर। ये क्या होता है? MFN का मतलब होता है सबसे पसंदीदा देश का दर्जा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देश खास पसंदीदा है। असल में इसका मतलब ये होता है कि जिस देश को MFN का दर्जा मिला है उसे वही सामान्य टैरिफ मिलेगा जो बाकी देशों को मिलता है। उसके साथ भेदभाव किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। भारत और अमेरिका दोनों विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के सदस्य हैं और आमतौर पर एक दूसरे को MFN दर पर व्यापार की सुविधा देते हैं। भारत के लिए अमेरिका में MFN के तहत औसतन टैरिफ लगभग 3% के आसपास रहा। विवाद की शुरुआत कैसे हुई, अब ये भी आपको जानना चाहिए। अब घटनाओं को टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इसमें सबसे पहले अप्रैल का जिक्र जरूरी है। अप्रैल में भारतीय वस्तुओं पर 26% टैरिफ लगाया गया। ये रेसिप्रोकल यानी कि जवाबी टैरिफ बताया गया था। बाद में इसे घटा करके 10% कर दिया गया और अगस्त में कुछ ऐसा हुआ जिसमें अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर कुल टैरिफ बढ़ा करके 50% कर दिया था। इस 50% में शामिल था 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% अतिरिक्त शुल्क यानी कि रूस से तेल आयात के कारण शुल्क। और यही वो समय था जब भारतीय निर्यातकों के बीच में सबसे ज्यादा चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि जो सामान 100 का है वो 150 में जा रहा था। रूस वाला मामला क्या है वो भी आपको समझना चाहिए। अमेरिका का आरोप था इंडिया पर कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इससे रूस को आर्थिक फायदा हो रहा है, और रूस को जो आर्थिक फायदा हो रहा है, रशिया उससे युद्ध लड़ने का काम कर रहा है और ये अमेरिकी राजनीतिक हितों के खिलाफ है। इसी आधार पर अतिरिक्त 25% का शुल्क आरोपित कर दिया गया था, लेकिन बाद में बातचीत हुई, टेबल टॉक हुई और 6 फरवरी 2026 को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सामने आया। 6 फरवरी 2026 को अमेरिकी प्रशासन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि भारत रूस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तेल आयात रोकेगा, अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा और अगले 10 सालों में रक्षा सहयोग भी बढ़ाएगा। ये सारे आश्वासन आए, जिसके बाद 25% अतिरिक्त शुल्क हटा लिया गया, जिसमें ये 25% रशिया वाला था। इससे प्रभावी टैरिफ 50% से घटा करके डायरेक्ट 25% हो गया। अब आप कहेंगे कि भाई अमेरिका ने तो 25% कर ही दिया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का रोल ये है कि हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन प्रावधानों के तहत लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को निरस्त कर दिया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था वो खारिज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के फैसले के अकॉर्डिंग 25% रेसिप्रोकल टैरिफ हट चुका है और टैरिफ सीधे MFN यानी कि लगभग 3% पर लौट आया है। यानी अभी के समय में ज्यादातर भारतीय उत्पादों पर लगभग 3% शुल्क मौजूद है और ये सबसे बेनिफिशियल है। ये भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर माना जा रहा है, लेकिन राहत अस्थायी है।
क्यों अस्थायी मानी जा रही है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की है और इसका सीधा मतलब है कि दुनिया के कई देशों के आने वाले सामान पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगेगा और यह अधिकतम 150 दिनों तक लागू रह सकता है। बाद में अमेरिकी कांग्रेस इसे बढ़ा भी सकती है। अगर ये लागू होता है तो क्या होगा? भारत पर जो प्रभावी टैरिफ है वो 3% यानी कि MFN का टैरिफ प्लस 10% और लगभग ये 13% हो जाएगा, जो कि मौजूदा समय में भी बहुत कम है। धारा 301 और 232 क्या है, अब वो भी आपको समझना चाहिए, जिसका हवाला टैरिफ दे रहे हैं। अब सबसे पहले धारा 301 के बारे में समझिए। अगर अमेरिका को लगता है कि कोई देश अनुचित व्यापार कर रहा है तो वो जांच के बाद अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है, जैसे कि चीन, कनाडा, मैक्सिको पहले से इनके जो तहत है वो टैरिफ वो झेल चुके हैं। अब धारा 232 राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर टैरिफ लगाने का ये प्रावधान है और ये कोई भी देश कर सकता है। 332 एक वर्ल्ड वाइड धारा है जो कि कोई भी लगा सकता है। स्टील और ऑटो सेक्टर पर इसका असर ज़्यादा रहता है और इसी के तहत शुल्क लगाया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेटल डिटेक्टर से जब आप कहीं जाते हैं तो मेटल सबसे पहले डिटेक्ट होते हैं, तो जो स्टील इंडस्ट्री है उस पर इसका इफेक्ट ज़्यादा नज़र आता है धारा 332 का। अब किन सेक्टर्स पर इसका ज़्यादा असर होगा वो समझिए। स्टील उद्योग पर असर होगा, जैसा कि मैंने बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत विशेष टैरिफ जारी रह सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। धारा 332 के तहत ये प्रभावित हो सकता है सीधे तौर पर, और इसके बाद जो अगला सेक्टर होगा, माफ कीजिएगा, धारा 232 के तहत प्रभावी हो सकता है सीधे तौर पर और इसका असर होगा। इसके बाद जो अगला सेक्टर होगा वो होगा टेक्सटाइल। अगर 10% ग्लोबल टैरिफ लागू होता है तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी और टेक्सटाइल सेक्टर भी इफेक्ट होगा। फिर अगला आता है फार्मा सेक्टर। अमेरिका में इंडियन फार्मा जो है उसका इम्पैक्ट है और संभावना है कि छूट मिलती अगर रहती है तो कई दवाओं पर पहले से जो टैरिफ चला आ रहा है वो शून्य हो सकता है, जीरो हो सकता है। मोबाइल फोन्स की भी मार्केट है, संभवतः अगर छूट मिले, क्योंकि अमेरिका आपूर्ति श्रृंखला को चीन से हटा करके अलग बनाना चाहता है, उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो भारतीय निर्यातकों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होगी वो भी आपको समझना चाहिए। समस्या है सिर्फ टैरिफ नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है अनिश्चितता। ये निश्चित नहीं है कि टैरिफ हाई रहेगा, लो रहेगा। बार बार बदलाव से लंबी समय के कॉन्ट्रैक्ट करना मुश्किल होता है और कीमत तय करना भी मुश्किल होता है। उत्पादन योजना बनाना भी मुश्किल होता है और निवेश निर्णय लेना भी मुश्किल हो जाता है। व्यापार में स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण होती है और अगर मार्केट में अनिश्चितता बनी रहेगी तो स्थिरता आएगी ही नहीं। भारत पर इसका आर्थिक असर पड़ेगा। अगर टैरिफ 3% पर मान लीजिए स्टेबल हो जाता है तो निर्यात बढ़ सकता है, अमेरिका में भारतीय सामान सस्ता हो सकता है, और अगर 13% हो जाता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा टैरिफ ट्रंप लगाने की बात करें वो हो जाता है, तो प्रतिस्पर्धा घट जाएगी, मुनाफा कम होगा और छोटे निर्यातक भी इससे प्रभावित होंगे। छोटे निर्यातक माने क्या? कुछ ऐसे निर्यातक हैं जो मसाला वगैरह देते हैं। क्या भारत जवाबी टैरिफ लगा सकता है? तो इसका जवाब है, अगर आप नैतिकता वाइज भी देखेंगे तो इसका जवाब हाँ ही है। लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो राजनीतिक और प्रगाढ़ होने से ज़्यादा रणनीतिक हैं। रक्षा सहयोग है, टेक्नोलॉजी साझेदारी है और इंडो पैसिफिक रणनीति भी हम उनके साथ टारगेट करते हैं। ऊर्जा समझौते भी हैं और इसीलिए दोनों देश टकराव से बचना चाहते हैं। इंडिया कुछ झुका हुआ ही रहता है। और क्या व्यापार समझौता हो सकता है? क्या कह सकते हैं ट्रेड डील हो सकती है? इस महीने की शुरुआत में द्विपक्षीय समझौते के तहत टैरिफ 18% तक घटने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन कार्यकारी आदेश पूरी तरह लागू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया और नीति फिर से चेंज हो गई और अब दोनों देश स्थायी समाधान की दिशा में बातचीत कर रहे हैं। इसका असर क्या हो सकता है? विशेषज्ञ क्या कहते हैं वो आपको समझना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की नीति चुनावी राजनीति से प्रभावित हो सकती है। घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल हो रहा है और लंबी समय तक अनिश्चितता दोनों देशों को नुकसान पहुंचा सकती है। आगे क्या होगा? संभावित परिदृश्य आपके साथ साझा करती हूँ, जिसमें अगर आप पहलू नंबर 1 को समझें, जिसमें 10% ग्लोबल टैरिफ लागू होता है, प्रभावी शुल्क इसमें फिर 13% हो जाएगा। अब पॉसिबिलिटी नंबर 2, कांग्रेस यानी कि अमेरिकी कांग्रेस इसे बढ़ा देती है तो लंबी अवधि तक अनिश्चितता रहेगी। प्रोबेबिलिटी नंबर 3,
भारत अमेरिका व्यापक व्यापार समझौता अगर कर लेते हैं तो एक ढांचा स्टेबल बन जाएगा, यानी कि ये हाई होता है तो भी, लो होता है तो भी। आम आदमी पर इसका क्या असर होगा? निर्यात घटे तो रोजगार प्रभावित होगा। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे तमाम सेक्टर्स इससे इफेक्टेड हैं। डॉलर कम आने से रुपए पर दबाव बनता है, क्योंकि जिसके पास जितना गोल्ड रिजर्व, उसका पैसा, उसका सिक्का उतना मजबूत। फिलहाल स्थिति ये है कि टैरिफ MFN स्तर पर है, स्थिति यही है और लगभग 3% है। 10% ग्लोबल टैरिफ अगर लागू होता है, जो कि हो सकता है, तो ये बढ़कर के 13% हो जाएगा। स्टील और ऑटो पर अलग प्रावधान भी देखने को मिल सकते हैं। फार्मा और मोबाइल को राहत मिल सकती है। स्थायी समाधान अभी बाकी है, लेकिन भारत और अमेरिका दोनों दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों के बीच व्यापारिक रिश्ते सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि रणनीतिक भी हैं। इसीलिए संभावना है कि आखिर में कोई संतुलित समझौता जरूर होगा, लेकिन जब तक ट्रांसपेरेंट और स्टेबल टैरिफ स्ट्रक्चर तय नहीं होता है, भारतीय निर्यातकों के सामने, व्यापारियों के सामने अनिश्चितता फॉर श्योर बनी रहेगी। तो आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।